हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आई होप आपने हमारे पार्ट 1 का वीडियो देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने जो है सारे पैसेजेस, सारे ग्रामर्स और पोएम की अप्रिसिएशन वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन की थी। अब उसके अंदर एक चीज़ जो है वो मिसिंग हो गई थी, जो कमेंट करके हमारे एक स्टूडेंट ने बताया कि आपको अप्रिसिएशन का जो सेंट्रल आइडिया है वो कैसे याद करना है। सेंट्रल आइडिया जो है वो आपको जो आपकी पोएम होगी, जो आपका टेक्स्ट बुक होगा, उसके जस्ट ऊपर पोएट और पोएम के बारे में जो लिखा हुआ होता है, 3 लाइन का, 2 लाइन का, बस आप उसको जो है याद कर लीजिए। आपके डाइजेस्ट में इतना बड़ा बड़ा जो अप्रिसिएशन लिखा रहता है वो याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, पोएम के ऊपर जो भी पोएट और पोएम के बारे में लिखा रहता है वो आप याद कर लीजिए। हाँ, डाइजेस्ट आप रेफर कर सकते हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच के लिए आप उसको जो है रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे, राइमिंग स्कीम हमने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, और पोएट पोएम का नाम कैसे और कहाँ लिखा रहता है वो भी हमने बता दिया। तो वो सारी चीज़ें आप मिला जुला करके एक अच्छा सा अप्रिसिएशन लिख सकते हैं। उसका स्ट्रेस मत लीजिए कि कौन सा अप्रिसिएशन आएगा, कौन सा अप्रिसिएशन आएगा, बट जो भी आएगा आप उसको आराम से लिख सकते हैं। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। उसके अंदर हमें पता है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं समरी से, क्योंकि समरी जो है वो हमारे पैसेज का ही पार्ट था, बट हमने जो है डिसाइड किया था कि हम उसको राइटिंग स्किल में करेंगे। ठीक है, तो समरी हमारा आता है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए हमारा समरी आता है, लेकिन समरी में हमें जो बताया गया है, हमने जो है उसके ऊपर रील भी डाली थी, एक शॉर्ट भी डाला है, वो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने हर एक चीज़ बताई है कि समरी आपको लिखनी कैसे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा समरी होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइटल। बच्चे टाइटल भूल जाते हैं, यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होता है कि टाइटल, सूटेबल टाइटल के साथ एक समरी लिख करके दो, फिर भी बच्चे नहीं लिखते। तो टाइटल का आपको पूरा का पूरा 1 मार्क्स मिलता है, तो आप टाइटल क्यों नहीं लिख रहे हैं? आपको, क्योंकि वो पैसेज जो है वो अननोन होगा जिसका आपको समरी लिखना है, तो उसका आपको सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है टाइटल, सूटेबल टाइटल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एकदम क्लीन एंड क्लियर कि आपको जो भी समरी लिखनी है वो ओन वर्ड्स में लिखनी है। ठीक है, ये मैं पहले भी शॉर्ट्स में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओन वर्ड्स में लिखनी है। दूसरा, आपका जो भी आप लिख रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल होने का मतलब क्या है? कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमें अगर इस पैसेज का समरी लिखना है तो स्टार्टिंग का 1 लाइन लिख दो, मिडल का 1 लाइन लिख दो और लास्ट का 1 लाइन लिख दो, समरी बहुत थोड़ी बहुत बन जाएगी और उसी को छाप दो। अगर आप में कुछ भी लिखा हुआ दिखा ऐसा जो आपने पैसेज से उठा करके कॉपी पेस्ट किया है, तो आपको उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लीन एंड क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये होता है कि आपका जो भी पैसेज है वो समरी उसका 1/3 होना चाहिए। अब 1/3 का मतलब क्या है? आप करिए, पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिए। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बच्चा था जो इस गांव में रहता था। उसकी वो जो है गांव में इस स्कूल में पढ़ता था, इतनी स्टैंडर्ड से उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर वो अपने डैडी के साथ काम करने जाने लगा और फिर उसकी बहनों ने भी पढ़ाई छोड़ दी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये सब जो इतना सारा लिखा था ना, अब आपको लग रहा है कि देखो गाँव का नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टैंडर्ड में छोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो 5 लाइन आपको बताई ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन बनती है ये कि वो जो पर्सन था उसका बचपन गरीबी में गुजरा। बस, आपको और कुछ भी नहीं लिखना है। कहाँ पैदा हुआ, कौन से गांव में पढ़ रहा था, कब स्कूल छोड़ा, उसकी बहनों ने स्कूल छोड़ा, उसके डैडी के साथ काम पे करने जा रहा था, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी बोला उसके अंदर से मैंने एक भी चीज़ कॉपी की क्या? नहीं, मैंने सिर्फ उस सारी चीज़ों का एक सम बना दिया और उसका एक सेंटेंस बना दिया कि ऑथर का जो लाइफ है वो गरीबी में गुजरा। बस इतना सा आपको लिखना है ये 5 लाइन को। तो इस तरीके से जो है ना समरी लिखी जाती है। आप लोग उसके अंदर से कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करिएगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में चली गई, आपने वोकेबुलरी और ग्रामर अच्छा यूज़ किया, आपको इसमें से 5 मार्क्स देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। समरी में भी मार्क्स नहीं कटते हैं, याद रखिए। आपका मिथ है ये कि इंग्लिश के पेपर में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप अच्छा लिखोगे
तो वो खुशी खुशी आपको पूरे के पूरे मार्क्स देने वाले हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। समरी आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी इन डिटेल आपको नहीं समझा है तो आप नीचे जो शॉर्ट्स डाला हुआ है उसका लिंक मैंने डाल दिया हूँ, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पे, हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में हम बताने वाले हैं कि कौन सा आप अगर लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम राइटिंग स्किल की बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट ही होता है लेटर राइटिंग से। 2 लेटर राइटिंग होते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। लेटर के साथ हमारे साथ कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी नहीं है, ठीक है। लेटर राइटिंग में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे हमेशा, एक आएगा फॉर्मल लेटर, एक आएगा इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल लेटर जैसे आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, ठीक है, अपने टीचर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी के किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, इन सबको लिखोगे तो उसको फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब इनफॉर्मल कैसे होता है? अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, ठीक है, अपनी चाची को लिख रहे हो, ठीक है, आंटी को, ठीक है, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हो, तो ये सब क्या होता है? हमारा इनफॉर्मल। इसके अंदर हम लोग फालतू की बकवास कर सकते हैं, और कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, बहुत दिन हो गया, लेटर नहीं लिखे, ये सब लिख सकते हैं इसमें। लेकिन ऑफिसर से हम ऐसी बात नहीं कर सकते, वो हमारे चाचा ताऊ नहीं लगते हैं। सीधा सीधा आप उनसे काम बात करने का, वो लोग बहुत बिजी पर्सन होते हैं, उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनसे हाय हेलो बोल रहे हो कि नहीं, बस उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। अब आप सबको पता है कि आपको जो है कौन सा लेटर अटेम्प्ट करना है? फॉर्मल लेटर। क्योंकि इसका रीजन ये है कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर जो है ना, कंटेंट थोड़ा सा कम है। अब कंटेंट का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मल लेटर हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब ये फॉर्मल लेटर में यहाँ से यहाँ तक जो है ना, वो क्या आ रहा है? एड्रेस आ रहा है। किसका एड्रेस आ रहा है? आपका एड्रेस आ रहा है। तो ये जो एड्रेस है ना, ये लिखने का आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। फिर आप जब ये लिखोगे ना, तो आपको इसका मतलब सामने वाले का एड्रेस और सब्जेक्ट, ये लिखने का आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। फिर आप जब आगे बढ़ोगे और लास्ट में यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुआ है, लास्ट में जब आप लिखोगे योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली, जब ये लिखोगे और XYZ जो भी आपका नाम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, याद रखो नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप अपना नाम नहीं लिख सकते हो, किसी और का नाम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। किसको लेटर लिखना है वो भी दिया रह सकता है, और आप कौन हो, आपका नाम क्या है लेटर में, वो तो आपको कंफर्म दिया ही रहेगा। तो उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी करना मत, वरना पूरा लेटर रॉन्ग हो जाएगा। मालूम पड़ा आप रोहिणी हो और आप लिख के आ गए हो मैं रोहित हूँ, खत्म, शॉर्ट हो गया आपके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग अपना योर्स वाला फेथफुली वाला जो भी लिखते हैं और थोड़ा सा लेटर कंक्लूड करते हैं ना, उसका अपने को मिलता है 1 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 3 मार्क्स हो गए। अब ये जो मेन बॉडी है ना आपका इसको मिलने वाला है 2 मार्क्स, जिसके अंदर से थोड़े मार्क्स आपके कटेंगे ग्रामर में और थोड़े मार्क्स कट सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। अगर स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, बचे हुए 3 मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे, पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सब में खराब कर दिया अपना पेपर, ठीक है, उसमें मेन बॉडी में आपने खराब कर दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आपके कितने मार्क्स कटेंगे? 2 मार्क्स कटेंगे। लेकिन आपको इन चीज़ों में तो पूरे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं ना। तो आप इसका फॉर्मेट भी देख लीजिए। फॉर्मेट देखिए, आपने अपना नाम लिखा, पहले कॉमा डाला आपने, फिर आपने जो है अपना पूरा एड्रेस लिखा, एड्रेस में भी देखो यहाँ कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है ना। फिर उसके बाद जब आपने मुंबई लिखा या फिर थाने लिखा या जो भी आप जब लिखेंगे, उसके बाद देखो फुल स्टॉप नहीं है। उसके बाद डेट देखो कैसा लिखा हुआ है, 6 मार्च, 6 मार्च लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 6 मार्च 2023 2024 जैसा भी है वैसा आप लिख सकते हो। इसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर सामने वाले का नाम, किसको आप लेटर लिख रहे हो, पुलिस कमिश्नर को, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। कहाँ का है, फोर्ट का है यानी मुंबई का है 001, और उसका आपने क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे सब्जेक्ट के अंदर बोलते हैं कि सर अंडरलाइन करना है, ये वो, नहीं यार, कुछ भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिख दो। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ याद रखो कि इधर और इधर 1 लाइन छोड़नी है। अपना एड्रेस लिखा, 1 लाइन छोड़ो, सामने वाले का एड्रेस लिखा, 1 लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट लिखा, 1 लाइन छोड़ो, टोटल 3 लाइन छोड़नी है आपको आपका
लेटर स्टार्ट करने से पहले। अब डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सब लिख सकते हो। डियर सर नहीं लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ सर भी लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये पूरा मेन बॉडी अच्छे से लिखना है। याद रखिए, ऑलवेज स्टिक टू द टॉपिक, यहाँ वहाँ की बातें आप इनसे नहीं कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स भी कम कटेंगे और आपको जो है आराम से 4.5 से 4 मार्क्स 5 में से आराम से मिल जाएगा, है ना। लेकिन अब आते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर पे, जो बहुत आसान होता है। अपने दोस्त को लिखना है, बिंदास आप कुछ भी बात करो। अब आप उसके अंदर कुछ भी बात कर रहे हो, याद रखो, इंग्लिश में आप अपने दोस्त से कुछ भी बात कर रहे हो, उसके अंदर होने वाले हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उसके अंदर हो सकती है स्पेलिंग मिस्टेक, और क्योंकि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना मार्क्स कम मिलेगा। और ये जो इसकी बॉडी होती है ना, वो होती भी कितने मार्क्स की पता है? 2.5 मार्क्स की। यहाँ पे आपको जो आप लास्ट में लिखने वाले हो उसका मिलेगा आधा, और ये ऊपर वाले को मिलेगा आपको 2 मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट और ये जो हम लोग चालू कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो इसके अंदर नहीं होता है, जो हम अच्छे से चालू कर रहे हैं हमारा लेटर, और हमने जो एड्रेस लिखा है इसका 2 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2.5। अब उनके पास 2.5 मार्क्स है, आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लिखोगे और ज़्यादा मिस्टेक होगी, मतलब और ज़्यादा मार्क्स भी कट सकते हैं। बस यही रीज़न है कि आपको जो है फॉर्मल लेटर बोला जाता है लिखने के लिए, इनफॉर्मल नहीं बोला जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है आपको। फॉर्मेट आप देख लीजिए इसका भी, अगर आपको ये लिखने का मन करेगा तो यहाँ पे देखिए ये कैसा है कि आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपको अपना एड्रेस लिखना है और फिर चालू करना है, और फिर लास्ट में योर लविंगली फ्रेंड जो भी है ख़त्म करने का है, बस सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 A1 A2। अब A1 और A2 में हमारे पास रहता है ऑप्शन, ठीक है। या तो हम वर्बल टू नॉन वर्बल करें, या तो नॉन वर्बल टू वर्बल। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले वर्बल का मतलब होता है आपको दिया रहेगा एक पैराग्राफ, उसको आपको कन्वर्ट करना है डायग्राम में। विच टाइप ऑफ डायग्राम? डायग्राम में जैसे हो सकता है ट्री डायग्राम हो, ठीक है, या तो फिर कॉलम हो, है ना। डूज एंड डोंट्स आया था पिछले साल, तो डूज एंड डोंट्स का ऐसे कॉलम बनता है, ठीक है। डूज एंड डोंट ऐसा कॉलम बनता है, ठीक है। तो ये कॉलम बन सकता है। तो और ट्री डायग्राम तो आपको सबको पता है, ट्री डायग्राम ऐसा बनता है, ऐसा ये चलते जा रहा है, ऐसा 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 ऐसा, इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, है ना। तो ये ट्री डायग्राम हो गया। तो आपको वर्बल टू नॉन वर्बल का मतलब होता है कोई भी पैराग्राफ को आपको इन चीज़ों में क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। अब सजेशन ये है कि आप हमेशा वर्बल टू नॉन वर्बल करें। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर आप वर्बल टू नॉन वर्बल करेंगे तो वर्बल में, यानी आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैराग्राफ से उठा करके आपको उन चीज़ों को शॉर्ट करके डायग्राम बना के लिखना है। उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक का चांस 0 है, क्योंकि आपको कॉपी पेस्ट करना है स्पेलिंग मिस्टेक, और डायग्राम आपने अच्छा बनाया, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन नॉन वर्बल टू वर्बल इजी इसीलिए लगता है बच्चों को, क्योंकि पॉइंट्स दिया हुआ है, उसको आपको सेंटेंस फ्रेम कर करके लिखने का है। मेक सेंटेंस अपना फेवरेट काम होता है ना। लेकिन उसके अंदर हो सकती है स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसीलिए हम ये जो है रिकमेंड नहीं करते हैं। हम रिकमेंड करते हैं हमेशा हमारा वर्बल टू नॉन वर्बल। ये 5 मार्क्स का होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत इजी टॉपिक्स आते हैं, तो उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्पीच राइटिंग पे आते हैं। स्पीच राइटिंग, अब 6B जो है हमारा B1 B2, एक होता है स्पीच राइटिंग और एक होता है व्यू काउंटर व्यू। इसके सबसे अच्छा इसका बेनिफिट ये है ना कि इसके सारे पॉइंट्स हमको जो है ना दिए हुए होते हैं। चाहे आप स्पीच पढ़ रहे हो, चाहे आप व्यू काउंटर व्यू लिख रहे हो, हमको सबके पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन में कि हमको क्या क्या पॉइंट्स की हेल्प लेकर के स्पीच लिखना है या व्यू काउंटर व्यू लिखना है, ठीक है। और वो बोलते हैं कि इसमें आप अपनी मर्जी से भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अपना एकदम आदर्शवादी लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। तो जितना आप दोगे हम उतना ही लिख के आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्पीच राइटिंग लिखो, क्योंकि स्पीच राइटिंग का जो है ना फॉर्मेट होता है, व्यू काउंटर व्यू का फॉर्मेट नहीं होता, उसमें पूरा मस्त पैराग्राफ लिखने का रहता है, ठीक है। बता दूंगा मैं व्यू काउंटर व्यू होता क्या है। सबसे पहले स्पीच देख लेते हैं। स्पीच में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीच में रहता है हमारा एक फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है वो? क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट ही स्पीच लिखने वाले हो, ठीक है। तो आप एज ए स्टूडेंट अगर स्पीच लिखने वाले हो तो सबसे पहले आपको स्पीच का क्या देना है? टाइटल और स्टार्टिंग, जैसे लिखते हैं ना हम लोग, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये जब आप ऐसा लिखोगे ना
तब आपको जो है इसका 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? टाइटल का और स्टार्ट करने का 1 मार्क्स मिल गया, खत्म, मजे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना आपको ये चीजें याद कर लेनी है। आपको स्पीच चाहे किसी भी चीज पे देना हो, आप जो है सबको ग्रीट करके ही स्टार्ट करते हो और फिर एंड में आप क्या करते हो? थैंक यू बोल के खत्म करते हो। अब आपका जो थोड़ा बहुत यहाँ वहां से जो लास्ट पॉइंट आप लिखते हो कंक्लूजन करते टाइम कि आपने फिनिश कितना अच्छा किया है, उसके लिए आपको मिलता है 1 मार्क्स, और इस चीज के लिए आपको मिलता है 1 मार्क्स, और फिर नीचे बचा कुचा जो भी आपने लिखा है उसके लिए आपको मिलता है 3 मार्क्स। अब मैं आपको बता दूं स्पीच लिखते कैसे हैं। हमेशा जब भी आप स्पीच दें, या चाहे रियल लाइफ में चाहे आप लिख रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, सेव नेचर। अब मैंने ये पढ़ा नहीं है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपके फॉर्मेट के लिए मैंने इसके अंदर चिपका दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सेव नेचर। ठीक है, अब आप ऑलवेज स्टार्ट अ स्पीच विद अ क्वेश्चन कि व्हाई, व्हाट इज द नीड टू सेव नेचर। आपने क्वेश्चन कर लिया है ना। अब आपने ये जब क्वेश्चन किया है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अब ये जो आंसर होगा इसका, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि हमको सेव नेचर को सेव क्यों करना चाहिए, वो अपने पूरे स्पीच में लिख दो। सिंपल है ना, सिंपल है ना। आपने क्या पूछा सवाल? आपने सामने वाले लोगों से पूछा कि हमको नेचर बचाने की जरूरत क्या है। ठीक है, अब फिर आप ही खुद उनको उसका आंसर दो कि हमको नेचर बचाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमको ये चीजें कम पड़ रही है, ये चीजें चेंज हो रही है, ये चीजों की वजह से हमारा लाइफ इफेक्ट कर रहा है, ये चीजें हमारे साथ खराब हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें जो है आप उनको बता दो। और फिर लास्ट में सबसे बेस्ट मेथड होता है कोई भी स्पीच एंड करने का कि एक और क्वेश्चन दे दो कि हम को कब एहसास होगा कि अब टाइम आ चुका है कि हमें अपने नेचर का ख्याल रखना चाहिए। खत्म, एकदम सिंपल। आपका स्टार्टिंग भी एकदम ढासू हो गया, आपका एंड भी एकदम परफेक्ट हो गया। तो आपको बीच में आपने जो भी लिखा है ना उसके थोड़े बहुत यहाँ वहाँ अगर मार्क्स कट भी रहे होंगे ना, तो ये ऐसा स्टार्टिंग और ऐसा एंड देख करके है ना आपको सामने वाला जो है वो अच्छे मार्क्स देगा ही देगा। ओके, तो इसलिए हम लोग जो है स्पीच राइटिंग रिकमेंड करते हैं। व्यू काउंटर व्यू में क्या होता है? अगर व्यू काउंटर व्यू आपको इजी लग रहा है तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्यू में ये होता है कि कोई चीज दी हुई है और आप जो है उससे सहमत हो। ठीक है, जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था कि डॉग जो है वो इंसानों का दोस्त होता है, उस पे हमको बोला था काउंटर व्यू लिखने को, यानी हम इस चीज से सहमत नहीं है कि डॉग जो है वो बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। तो हम सारे नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहे थे कि काट सकता है, कुछ भी कर सकता है, इससे बीमारियां हो सकती है, ये सब लिख रहे थे हम। लेकिन अगर यही चीज को वो बोलता कि व्यू लिखो, है ना, तो हम बोलते हैं हाँ सही बात है, डॉग है बेस्ट फ्रेंड, वो हमारी हेल्प करता है, वो हमारे घर की रखवाली करता है, वो ये सारी चीजें करता है। तो ये सब इसी पे डिपेंड है कि आपको पूछा क्या है, आपको व्यू पूछा है या काउंटर व्यू पूछा है, और उसी हिसाब से वो लोग आपको पॉइंट्स भी दे देंगे उसमें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप ये याद रखिए कि व्यू का मतलब आप उस चीज से सहमत है, और काउंटर व्यू का मतलब होता है आप उससे सहमत नहीं है। यू डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट, उसके खिलाफ आपको लिखना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 A1 और A2 है हमारा एक्सपांड द थीम और रिपोर्ट। फिर से रिकमेंडेशन रिपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक कंटेंट है, एक पैटर्न है। एक्सपांड द थीम में पैटर्न नहीं है, और हार्ड इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जो हमको समझ में नहीं आया, हमने उसको कुछ गलत समझ के फुल चालू कर दिया लिखना, आपके मार्क्स वहीं पे पूरे कट जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपांड थीम, उसको समझना, फिर उसको लिखना, और फिर उसको एक्सपांड करके पूरा 1-1.5 पेज तक पहुंचाना, उसके अंदर स्टोरीज ऐड करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग बहुत ईजी है। आपने कुछ कुछ स्टार्टिंग में पॉइंट लिख दिए, कुछ कुछ एंड में पॉइंट लिख दिया, आपको 2 मार्क्स मिल गया, बीच के बॉडी का आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे ही ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट राइटिंग लिया हुआ है, क्योंकि एक्सपांड द थीम तो डायरेक्ट होता है। एक्सपांड द थीम में आप जो भी आपको दिया रहेगा वो टॉपिक आप लिखोगे और स्टार्ट कर दोगे, बस सिंपल, उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में पैटर्न है। रिपोर्ट राइटिंग में देखो, सबसे पहले आपको डालनी होती है एकदम ढासू हेडिंग, जरूरी है ये, एकदम अच्छी खासी हेडिंग आपको डालना जरूरी है। अगर आपने हेडिंग अच्छी डाली है और आपने ये यहाँ पे देखो, आप कोने में एक चीज छुपी हुई है कि न्यूज रिपोर्टर, यानी आप लिख रहे हो ये, तो ये 2 चीजों का आपको 1 मार्क्स मिल जाता है एकदम आसानी से। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छा लिखना है। और इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ऑलवेज स्टार्ट विद द डेट। अब देख लो डेट के साथ स्टार्ट करने का। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी लाइन नहीं छोड़ा है, अगर ये यहाँ पे खत्म हो रहा है इसलिए इसने यहाँ लिखा है। अगर ये ऊपर वाली लाइन में खत्म हो जाता तो हम न्यूज़ रिपोर्टर जो है ना वो यहाँ पे लिखते न्यूज़ रिपोर्टर, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है इसके लिए हमने उसके नीचे वाली लाइन में लिखा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको डेट लिखना है। देखो March 6 न्यू दिल्ली, यानी डेट लिखना है और उसके साथ लिखना है प्लेस, कि कहाँ की रिपोर्ट है भाई, कहाँ हो रहा है, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, एक्सीडेंट हुआ है तो कहाँ हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। एक्सीडेंट हो गया है, आग लग गई है, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ था उसका रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, तो ये सारी चीज़ें होती है और बहुत आसान होता है। ठीक है, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ है, आपका स्कूल कहाँ है, आप उसका नाम लिख दो। याद रखो वापस से मीरा रोड वगैरह ये सारी चीज़ें मत लिखना। ठीक है, आप मुंबई का कोई भी एड्रेस डाल दो कि 6 मार्च मुंबई, ऐसा डाल दो। ठीक है, अब इतना आपने डाल दिया। अब उसके बाद जो है ना, क्योंकि आपका रिपोर्ट है तो ये जो है हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। याद रखो पास्ट टेंस में, क्योंकि रिपोर्ट आप उस चीज़ की लिखते हो जो घटना हो चुकी है, तो ये तो हो चुका है ना, तो उसमें आपको लिखना है कि सपोज कार एक्सीडेंट का अगर हम लिखेंगे तो उसमें लिखना है कि सो एंड सो जगह पे जो है कार एक्सीडेंट हो गया। फिर आपको उसका रीज़न लिखना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद आपको लिखना है कितने लोग उसके अंदर घायल हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई। फिर जो घायल है वो कौन से हॉस्पिटल में है, अब उनकी कंडीशन कैसी है। जब आप ये पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में लिखोगे ना, तब आपको इसके पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे बॉडी के। अगर सीक्वेंस नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कुछ लोग घायल है, फिर बस ड्राइवर ये कर रहा था इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, बस खाई में गिर गई थी, अच्छा वो जो हॉस्पिटल में थे वो अभी ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। सेम गोज कि अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है उसका रिपोर्ट लिखना है, तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि इतने इतने तारीख को जो है यहाँ पे फंक्शन था, फंक्शन इस चीज़ से स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन आए थे, चीफ गेस्ट ने जो है फिर अवार्ड्स दिए, फिर उसके बाद जो है स्पीच हुई और उसके बाद डांस होकर के ख़त्म हो गया। ऐसा पूरा सीक्वेंस में आपको लिखना है। लास्ट में आपको यहाँ पर जो है ना वापस से, क्योंकि आप एक क्या लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो जैसा मैंने स्पीच में बताया था आपको स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड एंड विद द क्वेश्चन, तो यहाँ पर स्टार्ट विद द क्वेश्चन तो नहीं कर सकते क्योंकि आपका काम है रिपोर्ट, यानी आप बता रहे हो उनको क्या 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 पता है आपको। लेकिन खत्म आपको एक क्वेश्चन के साथ कर सकते हो अगर कोई घटना के बारे में हुआ है, यानी अगर फायर लग गई है, फायर कहीं पे आग लग गई है या एक्सीडेंट हो गया है, तब जाके आपको क्वेश्चन पे खत्म करना है कि कब तक हम ऐसे लापरवाह रहेंगे, या फिर कब तक इन खड्डों की वजह से एक्सीडेंट होता रहेगा, या कब तक ड्राइवर्स पी के चलाएंगे तो एक्सीडेंट होता रहेगा। ऐसा आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर आपके स्कूल के बारे में रिपोर्ट लिखना है तो आप ऐसा नहीं लिखा कब तक हम ये सहते रहेंगे, ऐसा नहीं लिखने का। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल का कुछ हो रहा है तो आप नॉर्मली एंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आप ऐसे एंड कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसके साथ जो था मैंने एक्सपांड द थीम आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है स्टोरी और नरेशन। ठीक है, स्टोरी और नरेशन में ये है कि आपको स्टोरी में कभी भी जो है ना स्टार्टिंग का दिया रह सकता है, या फिर नरेशन में आपको जो है एंड का दिया रह सकता है। ऐसा कुछ भी आपको दिया जा सकता है, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा आपको स्टोरी में हो सकता है एंड का दिया रहे और नरेशन में आपको स्टार्ट का दिया रहे। ठीक है, अब ऐसा कैसा है, स्टोरी में आपको ऐसा सपोज एंड का दे दिया है कि और मैं उस दिन और वो दिन मेरे ज़िंदगी का बेस्ट डे था, और आपने स्टोरी ख़त्म कर दी। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके साथ पूरे दिन में ऐसा कुछ हुआ है कि आपका वो दिन आपकी लाइफ का बेस्ट डे बन गया है, आपको उस हिसाब से स्टोरी लिखनी है। ठीक है, नरेशन में आपको सपोज स्टार्टिंग का दिया हुआ है कि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ जैसे पिछले साल का एक क्वेश्चन था कि और हम जो है क्लास में झगड़ रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि आपके फ्रेंड के साथ कोई सिचुएशन हुई है, अब आपको उसको कंटिन्यू करना है। नरेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके अंदर आप नरेट कर रहे हो। ठीक है, आप एक बोलने वाले हो और सारी स्टोरीज आप सुना रहे हो। स्टोरी राइटिंग में ऐसा नहीं होता। स्टोरी राइटिंग में जो हो गया वो हो गया, वो आराम से आप लिखो कि एक जगह पे एक राजा था, वो ऐसा करता था, वैसा करता था, ये करता था, वो करता था, ऐसा सिंपल। तो यहाँ पर भी रिकमेंडेशन जो है हमारा वो क्या है, स्टोरी राइटिंग है। दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों में चीज़ें सेम लिखनी होती है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लिखना होता है यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइटल। ठीक है, टाइटल इंपॉर्टेंट है। एक सूटेबल टाइटल अगर आप दे देंगे तो टाइटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है कि सूटेबल टाइटल दे दो। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है ना, कुछ कुछ लोग लिखते हैं कि हमको इस कहानी से क्या सीख मिली।
तो इस कहानी से कोई सीख नहीं मिल रही हमें, ठीक है। तो वो जो बड़े बड़े कहानी लिखते हैं वही लिख सकते हैं कि भाई आपको इससे क्या सीख मिल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं लिखना होता है। आप एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करिए, 3 पैराग्राफ में लिखिए और कम से कम आपका 1 से सवा या 1.5 पेज तक आपकी स्टोरी राइटिंग जानी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, इन डिटेल वीडियो, आपको क्या लिखना चाहिए, किस में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आपको और क्या क्या लिखना चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है ना, तो क्योंकि इंग्लिश आपका लैंग्वेज है तो आप उसके अंदर कुछ भी गलती नहीं कर सकते हैं। मराठी वॉज अ बिट डिफिकल्ट, इसलिए हमने थोड़े बहुत उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे, लेकिन इंग्लिश में आपको जो है टॉपिक्स पहचानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप पैटर्न पहचानो और अपना दिमाग यूज़ करके चलो कि भाई हर चीज़ में जब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अब चाहे कुछ भी आए हमें लिखना यही पैटर्न से है और आपको मार्क्स अपने आप आपके पॉकेट में मिलते रहेंगे आराम से, ठीक है। वापस से लास्ट पॉइंट याद रखिए, पेपर हमारा बहुत बड़ा होने वाला है, लेंदी पेपर है, तो 15 मिनट आपको एक राइटिंग स्किल को देना है। अगर आपके पास 5 राइटिंग स्किल है यानी सवा घंटा आपको लगेगा राइटिंग स्किल्स लिखने के लिए। 11 बजे आपका अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 11 से 12 और 12 से 12:45 यानी पौने 1 बजे तक आपका राइटिंग स्किल लिखना चालू हो जाना चाहिए। अगर आप इस टाइम से लेट राइटिंग स्किल चालू करेंगे आपका पेपर जो है छूट सकता है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स में भी हम इसी तरह इन डिटेल वीडियोस बना के आपकी हेल्प करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।